बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का जो टॉपिक है ये है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही प्रिपेयर करना है। और ये मैंने सारा आपके सामने लिख दिया है स्टेप बाय स्टेप, मतलब इसके पॉइंट्स बना के, तो ये इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले बेटे इसमें कैपेसिटर की डेफिनेशन को ही रिपीट किया गया है कि हम सब ये बात जानते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस को बोलते हैं जो कि चार्ज स्टोर करती है। अब बेटे जब कैपेसिटर अपनी प्लेट्स के ऊपर चार्ज को स्टोर कर रहा होता है तो वो बेसिकली जो चार्ज है वो अपने साथ कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लेकर आ रहा होता है। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जब वो चार्ज स्टोर होता है तो चार्ज के साथ वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर स्टोर हो रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी स्टोर करता है। अब कैपेसिटर वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फार्मूला है वो हम लोगों ने ड्राइव करना है। अभी बेटे आपके सामने मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया हुआ है। ये देखें तो ये दो प्लेट्स हैं और कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को इस स्विच एस के थ्रू बैटरी के साथ जो है वो जोड़ा गया। अभी अगर आप देखें तो इनिशियली ये स्विच एस हमारे पास ओपन है। जब ये स्विच एस हमारे पास ओपन है बच्चों तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज स्टोर नहीं है। जब दोनों प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज स्टोर नहीं है, इनिशियल चार्ज जो है वो ज़ीरो है, तो उस वक्त दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ज़ीरो है। अब इसके बाद बेटे जैसे ही आप इस स्विच एस को क्लोज़ कर देते हैं, जैसे ही आप इस स्विच एस को क्या कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं, ये सेकंड वाली डायग्राम में अगर आप देखें, ये अगर आप देखें तो क्या होगा कि इधर से पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस प्लेट के ऊपर आके जमा हो जाएगा और इधर से नेगेटिव चार्ज आएगा और इस प्लेट के ऊपर आके जमा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा कि जैसे ही आप इस स्विच एस को क्लोज़ करेंगे तो जो पहला चार्ज आएगा उसको तो ये पूरी प्लेट यहाँ से खाली मिलेगी, तो वो पूरी प्लेट के ऊपर जहाँ मर्जी जाके चाहे जाके स्टोर हो सकता है। लेकिन बेटा जब इसके ऊपर एक चार्ज स्टोर हो गया ना, अब अगला चार्ज जब आएगा तो पहले से मौजूद चार्ज उस नए आने वाले चार्ज को रिपेल कर रहा होगा। तो इस प्लेट के ऊपर मज़ीद चार्ज को स्टोर करने के लिए बैटरी को उस सेकंड चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क इस रिपल्शन के अगेंस्ट होगा कि चार्ज उस रिपल्शन के अगेंस्ट मूव करके प्लेट के ऊपर स्टोर हो सके। अच्छा, पहले एक चार्ज था तो दूसरा चार्ज आया तो पहले वाले चार्ज ने दूसरे चार्ज को बड़ी कम रिपल्शन दी तो बैटरी ने थोड़ा सा वर्क किया, जाके स्टोर हो गया। लेकिन जब तीसरा चार्ज आएगा तो अब यहाँ पे पहले से मौजूद दो चार्जेस तीसरे चार्ज को रिपेल करेंगे, मतलब रिपल्शन बढ़ गई तो बैटरी जो वर्क कर रही है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा, मज़ीद चार्ज को स्टोर करने के लिए बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और आपको पता, और फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे बैटरी की प्लेट्स के ऊपर चार्ज बढ़ता जा रहा है, बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी को उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और वही वर्क जो होगा जो बैटरी उन चार्जेस के ऊपर कर रही है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में जाके स्टोर होगा। तो वही जो वर्क है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एज अ एनर्जी स्टोर हो रहा होगा। अब यहाँ पे जी ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटर जो है वो एकदम से फुली चार्ज नहीं हो जाता। ऐसा नहीं होगा कि आपने स्विच इसका क्लोज़ किया और कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर एकदम से जो है वो 100% चार्ज चला गया, बल्कि चूँकि वो रिपल्शन बढ़ रही है और बैटरी को उस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, तो उसका नेट इफ़ेक्ट ये होगा कि कैपेसिटर की प्लेट्स जो हैं वो ग्रेजुअली चार्ज होंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होंगी। तो जब बेटे चार्ज जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, जब चार्ज ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा। तो बहरहाल हम ये कहेंगे कि जी जब कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर मतलब फुली चार्ज हो जाता है तो किसी भी प्लेट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड देख लें वो क्यू होगा, फाइनल चार्ज मैंने लिख दिया क्यू, और कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इस क्यू चार्ज की वजह से फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस वो वी है। अब एनर्जी स्टोर्ड हमने निकालनी है जी, तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए पहले एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हमें इसलिए निकालना पड़ता है बच्चों क्योंकि चार्ज जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा होता है। चार्ज जो है वो एकदम से इतना नहीं चला जाता बल्कि वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है। तो एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास होगा जी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस ये आपने लिखा हुआ है 0, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आपने लिखा हुआ है v, तो 0 प्लस v/2 तो ये आ गया जी 1/2v।
अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वो है डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर Q। अब ये डेल्टा U की जगह पे आप W वर्क भी लिख सकते हैं। मैंने इसी को रीअरेंज कर लिया, डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V, क्योंकि ये डेल्टा U एनर्जी स्टोर भी हो सकता है या ये वो वर्क भी हो सकता है जो बैटरी उस चार्ज के ऊपर कर रही है। तो यहाँ पे जी जब डेल्टा V की वैल्यू पुट की तो मेरे पास आ गया 1/2V। तो डेल्टा U जो वर्क डन है, जो एनर्जी स्टोर्ड है, वो हाफ QV के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड का एक फार्मूला बन जाता है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख भी दिया है कि डेल्टा U ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वर्क डन बाय बैटरी ऑन चार्जेस टू मूव देम थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। अब ये कैपेसिटर की जो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू CV, तो हाफ QV में Q की जगह पे आप CV पुट कर दें तो ये मैंने लिख दिया हाफ CV इंटू V। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई जी हाफ CV स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाली इक्वेशन अगर आप देखें तो इसमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही। तो हमें एनर्जी स्टोर्ड का एक ऐसा फार्मूला ड्राइव करना है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E आ रहा हो। अब हमारे पास कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, और V का जो हमारे पास फार्मूला है ED। ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो फिर देखेंगे जी हमारे पास क्या बनेगा। ये यहाँ पे आप पुट करोगे डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D इनटू ED। अब ये देखें यहाँ पे V का स्क्वायर है तो यहाँ पे ED का स्क्वायर आ गया, तो E का स्क्वायर D का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये इस D से कट गया, फिर इस A को उठा के मैंने D के साथ मिला दिया, बाकी सबको लदा कर दिया हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अब ये A जो है एरिया ऑफ द प्लेट्स है और D जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये बात याद रखिएगा कि एरिया को जब भी किसी भी एक लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास बन जाता है वॉल्यूम। तो ये बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया जी कि एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को जब मैं इस साइड पे लेकर आऊँगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ये नीचे मैंने बॉक्स में लिखनी है एनर्जी डेंसिटी, इसके यूनिट्स होंगे जूल पर क्यूबिक मीटर। एनर्जी के यूनिट्स आगे जूल, वॉल्यूम के यूनिट्स आगे क्यूबिक मीटर। तो यहाँ से हमारे पास फिर बच्चों बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला बन जाएगा ED इज इक्वल टू हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, क्योंकि AD वॉल्यूम बन गया और वॉल्यूम इधर आके डिवाइड होके इसने एनर्जी को एनर्जी डेंसिटी बना दिया। उम्मीद है बेटे ये वाला टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।